नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डीजी भटकर, पीजीटी इतिहास, जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, कक्षा 10वीं, विषय नागरिक शास्त्र। लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। पिछले साल 9वीं कक्षा में हमने लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के बारे में जानकारी लिया है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र कैसा चलता, लोकतंत्र किस प्रकार महत्वपूर्ण है, अन्य शासन से लोकतंत्र सबसे बेहतरीन है, और उसी ही लोकतंत्र की कहानी से लेकर इस साल हम तांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ विकेंद्रित कर देता है और नियंत्रण और संतुलन के साथ शासन चलता है। अभी इस साल हम देखते हैं, पिछले साल की ही ट्रेन आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र क्यों जरूरी है, लोकतंत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका संतुलन किस प्रकार आवश्यक है, और इस बार हम साझेदारी के बारे में, सत्ता में साझेदारी का महत्व कैसा है, साझेदारी की आवश्यकता क्या है, और देश के अंतर्गत स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व या सभी को साथ पर लेकर चलना है, और राजनीतिक समानता स्थापित करना है, तो लोकतांत्रिक शासन में साझेदारी का क्या महत्व है, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका की विभिन्न लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। दोनों देश में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के अंतर्गत शासन प्रणाली में विभिन्नता है। तो हम सबसे पहले बेल्जियम, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश, जो हरियाणा के साथ हम उसकी तुलना करते हैं, उनकी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कैसी है, वहाँ पर विविधता कैसी है, भाषा में, धर्म में, संस्कृति में, रीति रिवाज में, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, साथ साथ श्रीलंका में भी किस प्रकार विविधता है, वहाँ पर कौन से भाषिक लोग ताकतवर है दोनों देश में। और बेल्जियम ने समझदारी ली, बेल्जियम ने सुधारणा की और समरूप समाज निर्माण किया, एक आदर्श मॉडल बेल्जियम बना, जिसके बारे में हम देखते हैं साइड में चित्र दिया गया है। जैसा गाड़ी चला रहा है, 2 स्टीयरिंग है और दोनों स्टीयरिंग पर संतुलन और नियंत्रण अगर है तो गाड़ी ठीक चलती है। हमारी लोकतांत्रिक जो ट्रेन है, वो ट्रेन ठीक प्रकार से चलाना है तो विविध जाति के, धर्म के, नस्ल के, रीति रिवाज के लोगों को लेकर उसका संतुलन बिठाना है। हम सबसे पहले छोटा सा देश, जो यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है, जो हरियाणा के साथ उसकी हम तुलना करते हैं, बेल्जियम और उसके समुदाय। साइड में बेल्जियम का चित्र दिया गया है, जो देश की कुल आबादी का लगभग 59% फ्लेमिश इलाके में रहता है और इसमें डच भाषिक लोग हैं। शेष 40% लोग वेलोनिया के क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ पर फ्रेंच भाषिक लोग हैं। बेल्जियम की राजधानी
ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। बात ऐसी है, बहुसंख्यांक लोग डच है, अल्पसंख्यांक लोग फ्रेंच है, तो भी अल्पसंख्यांक फ्रेंच समृद्ध और ताकतवर है। फ्रेंच और डच में 1950 और 1960 के दशक में काफ़ी तनाव निर्माण हुआ, वाद विवाद हुए, संघर्ष हुआ, गृह युद्ध चला, दोनों समुदाय के बीच में तीखी बात हुई और राजधानी में तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा समस्या थी। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में अल्पमत में है। तो ताकतवर के रूप में अगर देखा जाए तो फ्रेंच है। दोनों में इसी प्रकार जातीय बनावट में वाद विवाद है और इस वाद विवाद में सुलझाव कैसा करना है, बेल्जियम की जो स्थिति है वो स्थिति इस प्रकार दिखाई देती है। बेल्जियम समुदाय के अंतर्गत जो वाद विवाद हुए डच और फ्रेंच के बीच में, लेकिन उन्होंने समझदारी से कदम उठाए। अभी हम एक दूसरी छोटे से देश, एशिया का छोटा सा देश, दक्षिण भारत के भारत में श्रीलंका नाम का देश है जो हिंद महासागर में आता है और जिसकी स्थिति इधर के साइड हमने चित्र में दिखाई दी है। यहाँ पर भी सबसे प्रमुख राजनीतिक समूह श्रीलंका में सिंहाली लोगों का है। कुल आबादी 74% है। तमिलों की आबादी 80% है। श्रीलंका मूल के तमिल 30% है और ईसाई की आबादी 7% है। सिंहाली भाषिक लोग अधिकतर बौद्ध है और यहाँ पर सिंहाली भाषिक लोग बहुसंख्यांक में होने के नाते और मध्य और दक्षिण साइड में उनका वर्चस्व होने के नाते वो अधिक ताकतवर है और बौद्ध धर्म से वो जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव है और तमिली भाषिक लोग अधिकतर हिंदू है, वो अल्पसंख्यांक में है। इसमें ईसाई की आबादी 7% है और मुस्लिम भी इसके अंतर्गत आते हैं। अभी हम देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका के अंतर्गत श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र हुआ। सिंहाली समुदाय के नेताओं का बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा और सिंहाली लोग ज़्यादा बहुसंख्यक होने के नाते ताकतवर है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और अल्पसंख्यक के नाते तमिली लोग को दरकिनार करके रखा। सन 1956 में कानून बनाया और कानून के तहत संविधान में सिंहाली लोगों का, बौद्ध धर्म के लोगों का मतलब सिंहाली का वर्चस्व है। सर्विस में, जमीन जायदाद में, प्रॉपर्टी में, संविधान में, नौकरी में उनको प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन तमिलों की नाराजगी और शासन से लेकर उनमें बेगानापन की स्थिति बढ़ाई जाती है। दोनों के बीच में श्रीलंका जब से स्वतंत्र हुआ तब से आज भी श्रीलंका की स्थिति गृह युद्ध जैसी है। वाद विवाद होते हैं और जिस तमिली लोग वहाँ पर है वो भारत से ही, दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से ही जाकर वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उनके साथ दुजाभाव, अल्पसंख्यकवाद और अस्थिरता की स्थिति उनकी दिखाई देती है। उन्होंने स्पेशल इलम सरकार की मांगनी की, कई बार स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए। उत्तर श्रीलंका में वो लोग बैठे हैं। वो बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद ये सबसे बड़ी समस्या है और ये समस्या हल करना
इतना आसान नहीं है। अभी हम देखते हैं, ये जो चित्र दिया गया है, ये बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में संसद का चित्र है। वहाँ की संसद विश्व का आदर्श मॉडल बना है और बेल्जियम भी विश्व का आदर्श मॉडल बना है। बेल्जियम ने समरूप समाज तैयार किया है। विविध जाति के, धर्म के, नस्ल के, रीति रिवाज के, मसलन के लोगों को उसका जो भेदभाव है वो अंदेशा कम कर दिया है। टकराव कम होता है और साथ लेकर, साथ मिलकर, मिलजुल कर वो चल रहे हैं। तो श्रीलंका ने इसमें से कैसा मार्ग निकाला है? श्रीलंका के अंतर्गत मार्ग श्रीलंका ने नहीं निकाला है, लेकिन बेल्जियम ने निकाला है मिलजुल कर। आज भी श्रीलंका मिलजुल कर नहीं है। बेल्जियम की समझदारी हम इसमें देखते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश, हरियाणा जो एक छोटा सा प्रांत है उत्तर भारत में, उसके साथ, उसकी क्षेत्रफल के साथ और जनसंख्या के साथ तुलना होती है। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया, फैसला किया और वो समझदारी से उन्होंने प्रयास किया। संविधान में 1970 से लेकर 1993 के बीच 4 बार संशोधन किया, मतलब संविधान दुरुस्ती की। और केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी, किसी को मन में दूजा भाव न रहे। दूसरी बात, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, दोनों को स्वतंत्रता दी और वाद विवाद को सुलझाया। इस संविधान के अंतर्गत दुरुस्ती की। तीसरी बात, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और समान प्रतिनिधित्व। ब्रुसेल्स की सरकार में वर्चस्व ताकतवर फ्रेंच थे, लेकिन अलग सरकार बनाई, समान प्रतिनिधित्व दोनों को दिया, डच को और फ्रांसीस को। और वहाँ पर सभी को साथ लेकर चलने का एक एजेंडा उन्होंने तैयार किया। चौथी बात, तीसरे स्तर की सरकार यानी कि सामुदायिक सरकार, जैसा हमारे देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, उसी प्रकार से तीसरे स्तर की जो सरकार बेल्जियम ने अपनाई और बेल्जियम ने ये जो समझदारी का कदम उठाया, समरूप समाज का कदम उठाया है और विश्व के लिए एक आदर्श मॉडल करके बेल्जियम की आदर्श मॉडल बनना बहुत कठिन था। फ्रेंच, जर्मनी बोलने वाले और डच बोलने वाले लोगों की संख्या और समुदाय में टकराव होते थे, लेकिन सामुदायिक सरकार को चुनते हैं और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और देश के उन्नति में, समृद्धि में सभी मिलकर हाथ बटाते हैं। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल सा लगता है, निश्चित रूप से जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इसके मुल्क में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है। यहाँ पर किसी प्रकार का संघर्ष होता नहीं है। देश की एकात्मता, अखंडता और एक राष्ट्र के लिए सभी लोग मिलजुल कर भाषा, संस्कृति, वाद विवाद न करते हुए, धार्मिक वाद न करते हुए उन्होंने मिलकर एक संघ बनाया और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर संघ बनाने में योगदान हुआ। और बेल्जियम से उलट श्रीलंका की स्थिति है। श्रीलंका एक ऐसा देश है कि जो अभी तक यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं सक्सेस हो पा रही है। सिंहाली और तामिली के बीच में गंभीर विवाद
होते रहते हैं, हिंसक रूप लेता है। बेल्जियम के नेताओं को लगता है कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों में भावनाओं को आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उलट रास्ता अपनाएं। बेल्जियम का सीधा रास्ता है, जटिल है, लेकिन मिलजुल कर वो लोग साथ में बैठे हैं, हिस्सेदार न बनने पर फैसला करते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दिया जाता है, और जिस वजह से यहाँ पर संघर्ष और आंदोलनमय वातावरण श्रीलंका में दिखाई देता है। अभी हम साझेदारी ही क्यों, सत्ता में साझेदारी किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है, सत्ता में साझेदारी का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, जिसके बारे में हम देखते हैं इसकी जरूरी क्यों है, और सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा कम होता है। समाज में मैंने बार बार आपको बताया है, जाति के, धर्म के, नस्ल के, रीति रिवाज के, मसलन के और ऊंचे नीचे, समृद्ध इलाके के, शहरी और ग्रामीण, विविध प्रकार के टकराव तैयार होते हैं, लेकिन सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा कम होता है। इसे सत्ता में साझेदारी सभी को साथ लेकर चलना है। वो स्थिति सत्ता की साझेदारी की है और इसी वजह से जरूरी है, टकराव होते नहीं है, समझदारी यहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि देश की अखंडता, देश के अंतर्गत जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा देश है, देश के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का गुरुवार नहीं है, संघर्ष नहीं है, तो देश के विकास के लिए, देश के अखंडता के लिए, देश के समृद्धि के लिए सभी हाथ बटाते हैं, तो देश पूरे विश्व में पावरफुल और शक्तिशाली बनता है। देश के तरफ नज़र उठाकर कोई देखता नहीं है पड़ोसी। जिस प्रकार हम देखते हैं पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है कश्मीर का मुद्दा लेकर, चीन की स्थिति आज वही है, और दोनों देशों के साथ कई बार हमने संघर्ष किया, युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। अगर देश के अंतर्गत देश की अखंडता कायम रखना है और देश समृद्ध बनाना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना है, तो उसके लिए साझेदारी जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी सभी को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भातृत्व, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय और साथ लेकर चलने की वृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए है। इसी वजह से साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। लोकतंत्र पूरे विश्व में हमने पढ़ा, बहुत सारे बच्चों ने बहसबाजी की, चिले का शासन, पोलैंड का शासन, और वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। तो लोकतंत्र का आत्मा साझेदारी है, और सत्ता साझेदारी के महत्वपूर्ण दो तर्क है। युक्तिपरक तर्क, जैसा युक्तिपरक तर्क तथा नैतिक तर्क, अभी दोनों के बीच में तफावत है। हानि और लाभ, सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला, जिसे हम युक्तिपरक तर्क कहते हैं। लोकतंत्र में युक्तिपरक तर्क हानि और लाभ है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, साथ लेकर चलना पड़ता है। हमारा भाई है, बंधु है, उसको लेकर चलना पड़ेगा। तो युक्तिपरक तर्क, इसमें हानि और लाभ हिसाब लगा कर ही फैसला लिया जाता है। तो युक्तिपरक तर्क पूरी तरह नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट है। नैतिकता का तर्क सत्ता के बंटवारे के बारे में, आपस में बंटवारे के बारे में है, अभूतपूर्व महत्व को बताता है, कैसा करना है, क्या करना है,
बंटवारे की स्थिति को, वो नैतिक तर्क पर आधारित है। ये दोनों तर्क सत्ता साझेदारी की ज़रूरत है। आपको इस पर ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आ सकते हैं। और सत्ता की साझेदारी, देश का शासन लोकतांत्रिक दृष्टि से चलाना, सभी का साथ सभी का विकास, और यहाँ पर जो सभी के विकास के लिए तत्पर रहना और सभी का हित देखना, उसी प्रकार का सत्ता की साझेदारी हमारी परिवार जैसी है। उदाहरण के लिए, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन एक कुछ बड़े हैं, तो छोटे बच्चे पर माता पिता ज़्यादा ख्याल देती है। उसी प्रकार से अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलना जरूरी है। अभी हम इस अध्याय का आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। आखिरी मुद्दा है सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है। इसके 4 प्रकार दिए गए हैं। शासन के 3 अंग है। शासन के अंगों का विभाजन मॉन्टेस्क्यू ने किया है, और इस 3 अंगों में कायदेकारी, कार्यकारी और न्यायालयीन, और दोनों अंग परस्पर पूरक है। तीसरा अंग स्वतंत्र है। संतुलन और नियंत्रण चलाने के लिए ये शासन के 3 अंग जरूरी है, तभी अच्छा लोकतंत्र पनपाता है, विकसित होता है। अपनी अपनी स्वतंत्र ऐसी शक्ति दी गई है, और विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ाया, और तीनों अंगों के बारे में भी आपको पता है। तो ये पहला रूप है। सरकार के बीच विभिन्न स्तर। अभी सरकार के बीच विभिन्न स्तर, 2 स्तर की सरकार है। एक स्तर की सरकार है, वो सरकार एकात्मक शासन प्रणाली, उदाहरण के लिए श्रीलंका, उदाहरण के लिए चीन, साम्यवादी दल। लेकिन सरकार के बीच में विभिन्न स्तर, इस सत्ता साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण बात है। विभिन्न स्तरों पर, जिसे हम बोलते हैं केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, और ये तीनों स्तर पर ये सरकार चलती है। या बेल्जियम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सामुदायिक सरकार, ये तीसरा स्तर है। अपने अपने शासन के तौर तरीके चलाने के लिए, सुविधा के लिए स्तरों का निर्माण किया, और सत्ता साझेदारी में तीनों स्तरों को लेकर मिलजुल कर अलग अलग स्वतंत्रता देकर शासन किया जाता है। और इसे हम प्रांतीय, क्षेत्रीय स्तर है, केंद्रीय स्तर है। लेकिन हमारी ये तर जिन देशों की व्यवस्था है, वहाँ संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, केंद्र राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होता है। बंटवारा जरूरी है। बेल्जियम में ये हुआ, श्रीलंका में नहीं हुआ। इसलिए श्रीलंका में आज भी सत्ता से बंटवारा लेकर, साथ लेकर नहीं चल रहे, इसलिए वाद विवाद है। अभी इसमें हम देखते हैं कि जिस प्रकार उच्च स्तर और निम्न स्तर सरकार के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। जैसा हम बोलते हैं कि हमें नहाना है, ज़्यादा गर्म पानी है तो नहाएंगे तो हम जल जाएंगे, उसमें हम ठंडा पानी डालेंगे तो नहाने में मजा आएगी। उसी प्रकार असंतुलन न होना चाहिए, संतुलन न बिगड़ना चाहिए। उसके लिए किसी समाज में अमीर ज़्यादा अमीर बनते गए और गरीब रहते रहे, ये संतुलन के लिए सत्ता का बंटवारा महत्वपूर्ण है। और ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है सरकार के बीच में बंटवारे को। और ऐसे अगले अध्याय में हम ऊर्ध्वाधर वितरण और
केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार का संतुलन कैसा बिठाता है उसके बारे में देखेंगे। दबाव समूह और अभी हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, विभिन्न सामाजिक समूह। समाज के अंतर्गत हम छठी क्लास से पढ़ते आए, आज भी हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे विभिन्न सामाजिक समूह में बंटवारा होता है। समूह के अंतर्गत मसलन भाषीय समूह, प्रांतीय समूह, धार्मिक समूह, रंग पर समूह, ऊंचा नीचा समूह, अमीर और गरीब समूह, बहुत सारे ऐसे समूह समाज के अंतर्गत होते हैं और इसे भेदभावपूर्ण अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अमीर गरीब, जाति है, धर्म है, नस्ल है, मसलन है, ये सभी में बात सामुदायिक बेल्जियम की सामुदायिक सरकार कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान करती है कि सामाजिक रूप में कमजोर समुदाय को, महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। बहुत सारे देशों में जिसके पास पैसा नहीं है उसको मतदान का अधिकार नहीं था, बहुत सारे महिलाओं में पहले मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन सभी का मतदान का अधिकार, सभी सामाजिक समूहों को साथ लेकर चलना और इसमें उसके लिए उसका भाग नहीं होता है तो आरक्षित चुनाव क्षेत्रों वाली भी ऐसी अवस्था के बारे में भी हमने पढ़ा। उनके लिए स्पेशल आरक्षण, अलग अलग सामाजिक समूह की हिस्सेदारी लेने के लिए, ताकि लोग खुद शासन में अलग न समझने अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में हिस्सेदारी लेने के लिए, सभी का सहभाग लेने के लिए, भागीदारी के लिए अलग अलग तरीके इस पर चर्चा की है और जिसे हम बोलते हैं विभिन्न सामाजिक समूह, उसको भी साथ लेकर जिसे समरूप समाज। समरूप समाज ये बेल्जियम का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। बेल्जियम, जर्मनी, भारत, बहुत सारे देशों ने समरूप समाज का एक उदाहरण अपनाया है। साथ साथ हम देखते हैं सत्ता के साझेदारी के रूपों का चौथा पॉइंट, दबाव समूह और आंदोलन। इसके लिए स्पेशल एक लेसन है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार से दबाव समूह बोलते हैं। जिस प्रकार हमें भूख लगती है तो हम आवाज करके चिल्ला कर माता पिता को बोलते हैं, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, जोर से। कभी कभी बच्चा रोता है, बोलना नहीं आता है, तभी मम्मी समझती है। दबाव समूह उसी प्रकार का है, जिस पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, अपने अपने अधिकार के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको लागू करने के लिए, समाज में पर्यावरण संतुलन के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, तनख्वाह के लिए, किसान के अधिकार के लिए, मजदूरों के अधिकार के लिए, विभिन्न सामाजिक समूह दबाव समूह है। हमें हमारे अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए लोकतंत्र में आज़ादी दी है और वो आंदोलन कर सकते हैं, सरकार तक आवाज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं। तो जिसे वो दावेदार है, बीच चुनाव का एक विकल्प जरूर होना चाहिए लोगों के सामने, और विकल्प जरूर है, पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है और पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी करती है। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंदिता हमारे देश में सत्तारूढ़ पार्टी और विरोधी पार्टी है। सत्तारूढ़ पार्टी अगर कुछ अस्थिरता चल रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, तो विरोधी पार्टी उस पर आंदोलन आवाज करती है, जनमत जागृत करती है। तो सत्ता की एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे, एक बड़ी समय विधि पर और गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता में बराबरी
से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती रहती है, तो कई बार सत्ता में भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित हित समूह भी सक्रिय होते हैं और वो अपनी सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्गों को लाभ के लिए दबाव बनाकर समूह में भी सत्ता भागीदारी के लिए भाग लेते हैं। इसका अध्याय 4 में हम राजनीतिक दल और दबाव समूह 4 में और 5 में जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी ये सिविक्स का पहला जो लेसन है वो समाप्त हुआ। इसमें कुछ आपको समस्या है तो ऑनलाइन पर रहेगा, गूगल मीट पर बात कीजिए। कुछ समस्या है तो डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो। और ये सभी प्रश्न आपको मूल्यांकन के दिए गए हैं, गृह वर्ग के दिए हुए हैं। एक स्पेशल नोटबुक करके उस पर लिखना है। बहुसंख्यकवाद का अभिप्राय बताओ, पहला प्रश्न। गृह युद्ध का अभिप्राय बताओ, मतलब गृह युद्ध किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न, बेल्जियम में समृद्ध और ताकतवर कौन से लोग हैं। श्रीलंका में, चौथा प्रश्न, श्रीलंका में अल्पसंख्यक कौन से लोग हैं। पांचवा प्रश्न, युक्तिपरक का अभिप्राय बताओ। सत्ता साझेदारी का महत्व बताओ। ये सभी प्रश्न लिखकर भेजना है। कुछ नहीं समझ में आए तो बताना। विद्यार्थी मित्रों, आपके लिए गृह वर्ग का है। ये लगभग 5 मार्क का प्रश्न आपको तैयार करना है। सत्ता साझेदारी के रूपों का वर्णन कीजिए। ये 4 मार्क का भी आ सकता है। इसके 4 पॉइंट बनते हैं। 5 पॉइंट बनाना है तो इसको 4 पॉइंट बनाने के बाद उसको सविस्तर अन्य पॉइंट भी इसको जोड़ा जाता है। और सत्ता साझेदारी का रूपों का वर्णन कीजिए या सत्ता साझेदारी का महत्व बताइए। ये भी 5 मार्क का प्रश्न हो सकता है। आपको अध्यापन कैसा लगा? अध्यापन में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मेरे साथ बात कीजिए। ऑनलाइन पर रहे, बहुत सारे पोरबंदर के बच्चे, छात्र छात्राएं ऑनलाइन पर नहीं हैं। उनको रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन पर रहिए। अभी इस पर से मैं आपको अगले पीरियड में कुछ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दूंगा और उसके ये आंसर भेजना है। आंसर की मैं 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद डालूंगा, लेकिन पहले, उसके पहले आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर की मेरे पास आना चाहिए। ये पावर पॉइंट के द्वारा तैयार किया गया अध्यापन है। उसके बाद इसको पीपीटी में कन्वर्ट करके यूट्यूब पर लिया गया है। और आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो डायरेक्ट भी हम पढ़ा सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो बताइएगा। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना के प्राचार्य श्री आर कसर सर, इनका आभारी हूँ, समिति का भी आभारी हूँ। और ये पहली बार हम इस साल ऑनलाइन की पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।